आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने रकम की तारीख मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। बीजेपी वोटों की गिनती के रुझानात में अक्सरियत को किया पार। हरियाणा में बीजेपी के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को दिया मशवरा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हिकमत अमली पर तवज्जो देनी चाहिए। वो बीजेपी से बराह रास्त मुकाबले में हो जाती है कमजोर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की बनेगी हुकूमत। रुझानात में सिर्फ 40 से जायद नशिस्तों पर बरतरी बरकरार। जम्मू डिवीजन में बीजेपी को मिली कामयाबी। कांग्रेस की खराब कारकर्दगी और आम आदमी पार्टी का खुला खाता। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर 5 मिनट में डेटा किया जा रहा है अपडेट। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और आइए अब तफसील से खबरों पर डालते हैं नजर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा में 52 साल बाद बीजेपी मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के बरअक्स बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अब तक आए रुझानात और नताइज के मुताबिक बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत से ज्यादा सीटों पर कामयाब होती नजर आ रही है। और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं गुड़गांव में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला से। मुकेश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जम्मू या ख़ास तौर से अगर हरियाणा की बात करें तो इस वक्त गिनती जारी है और साथ में ये कहा जा सकता है कि अगर असेंबली इंतखाबात की बात करें तो वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी कहीं ना कहीं तीसरी मर्तबा फिर से अपनी हुकूमत बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। बिल्कुल रेशमा, एक बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से एग्जिट पोल ने कांग्रेस के पक्ष में तस्वीर साफ करी थी, लेकिन सुबह जब नायब सिंह सैनी से हमारे संवाददाता नीरज ने बात करी, उन्होंने बोला ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता ने किसको वोट किया है, ये तो तय होगा जब वोटों की गिनती शुरू होगी। और उसके बाद जैसे वोटों की गिनती शुरू हुई, ताबड़तोड़ तरीके से रिजल्ट सामने आए। आप देखिए गुड़गांव की चारों सीट्स पर किस तरह से बादशाहपुर से लेके पटौदी से लेके गुड़गांव से खुद दे करके मुकेश शर्मा ने 60,000 वोटों से जीत करी। राव नरबीर सिंह ने जिस तरह से शानदार जीत दर्ज करी, खुद नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज करी। तो ये दिखाता है कि कितना बढ़ा हुआ मनोबल था और उनको पता था कि जनता के दिल में उनके लिए क्या है। और तीसरी बार हैट्रिक लगा करके वो यहाँ पर पहुंची है। और कांग्रेस के लिए एक बार फिर से ये निराशा रहेगी, क्योंकि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि जी मुकेश, ये कहा जा सकता है कि जो डबल इंजन की सरकार है एक बार फिर बेहतर विकास की ओर बढ़ेगी। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया जनता ने। जब मैंने बात करी थी बिमला चौधरी से, जो खुद पटौदी से जीत करके गई हैं, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा, विकास के मुद्दों पर सरकार काम करेगी। जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत में विकास का परचम लहराया, तमाम चीजें दी हैं, चाहे रेलवे सेक्टर हो, रोड हो,
ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो डेवलप किया है, तो उनका एक बार फिर से वादा रहेगा कि वो जनता के बीच में जाए। नायब सिंह सैनी का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री बड़ा छोटा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है? अगर नायब सिंह सैनी रिपीट करते हैं तो एक अच्छा उनके पास टेन्योर होगा, एक अच्छा उनके पास मौका होगा कि जनता के दिल में घर करने का, क्योंकि इस बार वो यहाँ पर घुस करके ये जरूर दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दिया गया तो वोट उनके काम पर दिया गया, वोट उनके नाम पर नहीं, उनको काम दिखाना पड़ा। और जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उनका ये रुझान था, उनको इसका फायदा डायरेक्ट मिला। जिस तरह से कांग्रेस बार बार कह रही थी, चाहे भूपेंद्र हुड्डे थे, उनके बेटे थे रणदीप हुड्डा, वो ये सब कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी, कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। आप देखिए जिस तरह से 12 बजे तक तस्वीर साफ होती दिखाई दी, तो भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड पर चलेगी और सीधे सीधे जो ये चुनावी माहौल था ये भारतीय रंग में रंग गया, भगवे में रंग गया। और पूरे अगर देखें हरियाणा में उस समय खुशी का माहौल है, चारों तरफ ताबड़तोड़ जश्न की रैलियां निकल रही हैं। रेशमा, और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो हरियाणा में कारकर्दगी है उसने एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, जो रुझानात थे, वो बिल्कुल उलट कर रख दिए हैं। अगर हम यहाँ ये बात करें कि इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इल्ज़ामात लगाए हैं कि किस तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है सब कुछ, और इलेक्शन कमीशन ने उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये बार बार आरोप लगते थे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब वो खुद सत्ता में आए तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो तमाम दिक्कतें निकल करके आ जाती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो थे केजरीवाल कह रहे थे कि वो किंग मेकर का रोल अदा करेंगे, उनके बिना कोई पार्टी जो है वो सत्ता में आ ही नहीं पाएगी हरियाणा में। और ये देखिए आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, तो ये तो उनके दावे थे। कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही थी कि नहीं वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और जनता जान चुकी है, जनता को बता रही थी कि किस तरह से बीजेपी का फेलियर है, लेकिन जनता के मन में था कि नहीं सरकार ने काम किया है, कुछ काम बाकी है, वक्त देना चाहिए। तीसरी बार जब जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो वो तमाम मुद्दे उनके जहन में होंगे और उनको वो पूरा करने के लिए आश्वस्त भी है। मुकेश जो थे यहाँ से गुड़गांव से बने, मुकेश शर्मा, वो भी नए विधायक बने। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह साहब जब आए, उनके यहाँ भी मैं पहुंचा तो वहाँ देखा था, वो लोग कह रहे थे कि राव नरबीर सिंह एक ऐसा चेहरा है हरियाणा गवर्नमेंट में कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। क्योंकि जब गृह मंत्री उनके राज्य क्षेत्र में गए थे और चुनावी रैली करी थी तो उन्होंने बोला था कि नरबीर साहब के लिए कुछ बड़ा सोचा है। तो देखते हैं कि किसके लिए क्या इस समय पार्टी के आला कमान ने सोच रखा है। लेकिन जो कुछ इस समय का माहौल है अगर देखा जाए हरियाणा में, तो वो निश्चित तौर पर साफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। और जो तमाम अपोजिशन के द्वारा लगाए जा रहे आरोप थे वो यहाँ पर निराधार साबित हुए। चाहे ईवीएम मशीन हो, चाहे जो इलेक्शन कमीशन ने तय किए थे पैरामीटर, उन्होंने उसी पैरामीटर पे इलेक्शन कराया और उसके रिजल्ट सभी के सामने हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस बिल्कुल हार का सामना कर रही है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हार कई सीटों पर तो बहुत लो मार्जिन में ही कांग्रेस हारी है। विनेश फोगाट के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरह से वो बतौर पहलवान यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपना यहाँ पर कार्ड खेला था, विक्टिम कार्ड जिसे कहते हैं, कि वो पेरिस की नाकामियों को यहाँ बुनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिला, वो 5-6 हज़ार वोटों से जीत करके विधायक बनी है। और कई ऐसे क्षेत्र में जो कांग्रेस के जो लीडर, जो कांग्रेस के नेता थे जो यहाँ पर आए थे कंटेस्ट करने, लोगों को क्लोज मार्जिन में रहे। तो कांटे की टक्कर सीधे सीधे रेशमा सुबह से ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। कुछ जगहों पर बीजेपी ने हाई मार्जिन से जीत दर्ज करी, जैसे मुकेश शर्मा 60,000 वोटों से जीते, नरबीर सिंह 50,000 वोटों से जीते, यहाँ पर बिमला चौधरी 40,000 45,000 वोटों से जीती। तो कई सीटों पर बहुत अच्छा मार्जिन देखने को मिला, कहीं पर क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला। ऐसा ही 2019 में देखने को मिला था, कुछ सीटों पर सिर्फ 1,800-1,200 का आंकड़ा था, जिस इतना ही मार्जिन था। तो इन दोनों के बीच में जो टक्कर थी वो कांटे की थी, लेकिन जनता ने एक बार फिर से भरोसा जो है वो जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में इस भरोसे पर कैसे खरा उतरती है। बिल्कुल, बीजेपी पर अपना भरोसा जताया। अगर हम बीजेपी के हिकमत अमली की बात करें तो अब आने वाले कल में किस तरह की उसकी हिकमत अमली हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर बाद जब तमाम जो विधायक हैं वो अपने कार्ड्स लेकर के जब निकलेंगे, क्योंकि सबको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद भाला कमांस की बैठक होगी और इसमें ये तय होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या नायब सिंह सैनी को ही चुना जाएगा या कोई और बड़ा चेहरा इस बार सूबे की सरकार की कमान संभालेगा। लेकिन आला कमान बहुत ही जल्दी ये निर्णय लेंगे। अभी कुछ देर बाद दिल्ली में भी बड़ा जश्न होने वाला है, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं और तमाम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में यह संदेश क्या है कि वो सेलिब्रेशन निकाले, रैलियां निकाले और बताने की कोशिश करें, जनता का आभार व्यक्त करें, जनता के बीच में जाएं और जनता को ये बताएं कि भाई आपने हमें चुन करके यहाँ पहुंचाया, तो निश्चित तौर पर ये आपकी जीत है, जनता की जीत है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जिस तरह से वो वोट कास्ट कर रही थी, जो कि कुछ इलाकों पर वोट प्रतिशत कम था, ऐसे में लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये देखिए वो तमाम, जिस गुड़गांव सीट की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर वोट प्रतिशत और इलाकों से कम था, लेकिन वहां पर बम्पर जीत दर्ज करके मुकेश शर्मा जो निकल करके बिल्कुल मुकेश, ये कह सकते हैं कि बीजेपी तीसरी मर्तबा एक बार फिर हरियाणा में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और अब उसकी हिकमत अमली क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में वजीर आला नायब सिंह सैनी ने लाडवा असेंबली सीट से कामयाबी हासिल की है। नायब सिंह सैनी 16,000 से जायद वोटों से कामयाब हुए हैं। वजीर आला नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जीत पर हरियाणा के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों, गरीबों, खवातीन और नौजवानों ने तीसरी बार बीजेपी के काम को मंजूरी दी है। मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के जुलाना हलके से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हर उस लड़की और औरत की लड़ाई है जो जद्दोजहद का रास्ता चुनती है। हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ। शिवसेना यूबीटी एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को जीत पर मुबारकबाद दी और कांग्रेस से कहा कि वो अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी के साथ बराह रास्त मुकाबला होने पर कांग्रेस कमजोर हो जाती है। शिवसेना यूबीटी लीडर ने कांग्रेस को मशवरा दिया कि वो अपनी कमजोरी का अंदाजा लगाए और इस पर काम करे। चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद पहली बार इंतखाबात हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया इत्तेहाद के तौर पर इलेक्शन एक साथ लड़ा था। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरबराही वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि जम्मू में बीजेपी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब तक आए रुझानात और नताइज के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज़ेह अक्सरियत के साथ ज्यादा सीटों पर कामयाब होती नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है हमारी नुमाइंदा श्रीनगर में मौजूद रमा त्यागी। उनसे बात करते हैं। रमा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो जम्मू में वो भी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। फिलहाल की बात करें तो किस तरह के रुझानात देख रही हैं आप?
देखिए, रुझानों की बात अगर हम करें तो आपने खुद ही जिस तरह से बताया है कि अगर हम घाटी की बात करते हैं तो वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हालांकि अलायंस में अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस शुरू में तो खाता ही खोलते नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे थे तो वो जो है यहाँ पर वो पूरे साबित नहीं हुआ है। पीडीपी का आप देखिए, पीडीपी का भी एक बुरा हाशिया यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों से की बेटी वो वहां के बेहरा जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था वो वहां से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में, जो आवाम के मन में ये था एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, उनके मुद्दों को लेकर तमाम मुद्दे उनके दिमाग में थे और उसके लिए एक तरफा वोट एनसी को पड़ता है यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन जम्मू की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। जम्मू में बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है और पहले अगर आप देखें तो 25 सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन अब उससे कई सीटें बीजेपी को ज्यादा मिल रही हैं। तो अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह से पहले जम्मू के लोगों की शिकायत थी कि श्रीनगर पर ही ध्यान दिया जाता है, घाटी पर ही ध्यान दिया जाता है और जम्मू क्षेत्र को अनदेखा किया जाता है, तो वहां पर जो विकास के काम हुए हैं वो लोगों के जो जहन में है वो थे और वो चाहते थे कि विकास इस रफ्तार से आगे बढ़े। तो वहां पर जो है बीजेपी को भी वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने एक अच्छी खासी जीत वहां पर हासिल की है जी। अब हम बात अगर सरकार के गठन की करें, हालांकि सभी पार्टी ये कह रही है कि अभी फिलहाल जो रिजल्ट है वो पूरे आ जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उस पर पेंच पड़ सकता है कि क्योंकि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, लेकिन जब हमने कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हामिद कर्रा से ये सवाल किया तो उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले हमारी एनसी के साथ सीट शेयरिंग थी, अब पावर शेयरिंग होगी और ये पावर शेयरिंग किस तरह से होगी ये हम यहाँ नहीं कहेंगे, ये जो दिल्ली में हाईकमान है वो इसका फैसला करेगा। तो अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है फिलहाल इस फैसले के समर्थन में नहीं है। तो गठबंधन जिस तरह से पीडीपी जो है उसकी सीटें आई हैं, जिस तरह से पीडीपी का लगता है कि जो आधार है बहुत ज्यादा यहाँ से खिंचा गया है। रिजल्ट आने से पहले पीडीपी ने कहा था कि हम जो है उसमें गठबंधन में शामिल हो सकते हैं सरकार बनाने में। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था स्वागत है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उसके विपरीत ये कहा था कि आप रिजल्ट आने दीजिए, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो ये जो सभी स्टेटमेंट्स हैं ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं अलायंस के बीच में सरकार गठन को लेकर फिलहाल माथापच्ची होने लगी है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ ये बात करें कि दफ़ा 370 हटने के बाद ये पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए हैं और अगर आपकी राय लेना चाहें तो किस तरह से आप इन इलेक्शंस को देखती हैं? देखिए, इलेक्शंस में ये होता है कि हार जीत चाहे किसी दल की हो, अगर लोग वहां पर निकल कर आ रहे हैं, लोग अपने मुद्दों के लिए वहां पर मुखर हो रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले लोग नहीं निकलते थे, बिना किसी भय के निकल रहे हैं, पहले भय की वजह से मतदान नहीं होता था। तो अपने आप में दिखाते हैं कि ये एक सशक्त और मजबूत होते लोकतंत्र की पहचान है। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए, उन्होंने चुना अपने नेता को अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये अपने आप में दिखाता है कि 370 के बाद जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से ये चुनाव हुए हैं और ऐतिहासिक रूप से विधानसभा चुनाव इसलिए इन्हें कहा जाएगा क्योंकि 370 के बाद पहले विधानसभा चुनाव हुए और एक लंबे अंतराल के बाद हुए और पहली बार इस तरह के विधानसभा चुनाव हुए जहां पर कोई भी अनकंटेस्टेड नहीं हुआ। नहीं तो पहले कई चुनाव ऐसे थे कि लोग आते नहीं थे, लोग खड़े नहीं होते थे, एक ही दल जीत जाता था जी। तो इन मायने में सही में इसे कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र की जो पूरी खूबसूरती है वो यहाँ पर दिखाई दी है। रमा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो उनका जो गढ़ था वहां से उनकी बेटी बुरी तरह से हार गई हैं, इसके पीछे का क्या सबब है? क्योंकि कई दावे किए जा रहे थे कि अपने गढ़ में तो हम आगे आके रहेंगे, जीत के रहेंगे। देखिए, दावे कई किए जा रहे थे। महबूबा मुफ्ती अपने आप को नई जवाब भी बताती थी, महबूबा मुफ्ती बताती थी कि हम किंग नहीं बनेंगे लेकिन किंग मेकर बनेंगे। तो इसी स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा था कि उन्हें आभास हो गया है कि सरकार बनाने के लिए या एक बड़े बहुमत के लिए जितनी सीटें होनी चाहिए वो सीटें उन्हें नहीं मिलने जा रही है। दूसरी बात रही कि जनता के विश्वास की, तो कई उनकी इस तरह के जो पहले में जो स्टेटमेंट आए या कई इस तरह की बातें निकल कर आए तो लगा कि जो वहां पर लोगों का विश्वास जो है वो धीरे धीरे पीडीपी होते जा रहे हैं। और ये पहले भी
कई बार कहा था कि पीडीपी की जमीन पूरी तरह से, लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भी पीडीपी कुछ कर नहीं पाई थी। तो उसको देखते हुए, और दूसरा एक यहाँ पर जो सरकार की स्थिरता थी, एक अपनी सरकार के साथ साथ एक स्थिर सरकार थी, लोगों को चाहिए, तो वो मैंडेट देखने को मिला है कि जम्मू में जिस तरह से बीजेपी का एक जमीन और मजबूत हुआ है, और यहाँ पे एनसी को जो है एक तरफा जिसे कह सकते हैं जिस तरह से जीत मिली है कि लोगों ने एनसी को प्रमुखता दी है। बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उन्होंने पुरजोर हिमायत की है कि कहीं ना कहीं वजीर आला का जो चेहरा होगा वो उमर अब्दुल्ला का होगा। क्या देखिए, उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया था इस बात का, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो क्योंकि पहले अगर हमेशा ये माना जाता है कि जो पार्टी चीफ होता है किसी भी दल का, जो सबसे बड़ा दल होता है या गठबंधन में जिस पर सहमति होती है, तो उसमें वही जो है मुख्यमंत्री निकल कर आते हैं। तो उनसे ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री आप होंगे या उमर अब्दुल्ला होंगे, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली उमर अब्दुल्ला होंगे, और गठबंधन सरकार की बात की तो तब भी उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर होंगे। तो लेकिन इस बात पर अभी गठबंधन के सहयोगी हैं, उनमें जो है बहुत सहमति नहीं दिखाई देती है। जिस तरह से मैंने कांग्रेस की बात कही कि जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात पर हामी नहीं भरी। उन्होंने इस बात पर कहा कि जो हमारा हाईकमांड दिल्ली में बैठा है, वो पावर शेयरिंग अब किस तरह से होगी उस पर विचार करेगा। तो इस पर एक बड़ी जद्दोजहद जो है इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की भी, तो उनकी भी जो पूरी स्टेटमेंट पहले आई है, हालांकि सीट्स उनको बहुत कम मिली है, लेकिन अगर जरूरत भी पड़ती है तो जो आपस में मतभेद रहे हैं, जो आपस में खींचातानी रही है, और जिस तरह की बातें निकल कर आई हैं, तो उसमें ये दिखाई देता है कि अभी इस पर कई तरह के जो है प्रश्न चिन्ह जो है लगाए जा सकते हैं, और कई तरह की जो माथापच्ची है वो होनी अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो पूरे नतीजे हैं उनका सब इंतजार अभी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर की अब क्या तस्वीर हमारे सामने होगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में 70वें कौमी अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमाम अवार्ड याफ्तागान को अवार्ड पेश किए। इस साल फिल्मी दुनिया का सबसे बावकार दादा साहेब फाल्के अवार्ड मकबूल अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए अनिरुद्ध भट्टाचार्य को उनकी किताब किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फिल्मी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजीर अश्वनी वैष्णव ने तमाम अवार्डीज को मुबारकबाद दी और प्रोग्राम से खिताब किया। My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना। मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।